Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about the human excretory system. As we already have discussed about the excretion, that is the removal of metabolic waste from the body, whose accumulation is dangerous in the body, so they are needed to be eliminated out of the body. So because the system which is needed for the removal of those waste from the body is called excretory system. So we can say this is the system which comprises of the parts, यानी उन parts से मिलके बना हुआ है. ज़ाहिर सिस्टम है तो सिस्टम में आपको पता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो एक ऑर्गन की सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सो दीज सिस्टम्स, जो आपका पूरा सिस्टम है उसमें वो पार्ट्स होंगे which help or aid in the removal of the waste from the body. ठीक है. अब वो वेस्ट कोई भी हो सकते हैं. हमने डिस्कस किया कि मेटाबोलाइट्स कुछ भी हैं, बट दीज आर द मेजर मेटाबोलाइट्स विच आर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज देयर एक्युमुलेशन इन द बॉडी इज वेरी डेंजरस. ठीक है. So with our salts, excessive salts in the water, they are released from the skin. Lungs will release the carbon dioxide and water in the form of vapors. Okay. So vapors की फॉर्म में वाटर जो है वो रिलीज होता है. देन लिवर, इट फॉर्म्स द नाइट्रोजनस वेस्ट. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यूरिया की फॉर्मेशन लिवर के अंदर होती है. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो वी आर नॉट डीलिंग विद द रेस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है. देन द किडनी, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द यूरिन, एंड यूरिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट एज वेल एज द यूज्ड मटेरियल ऑफ द बॉडी अलोंग विद वाटर. ठीक है. So these are those components are the waste which are removed from the body in human body by different organs. So the main excretory system of the human body is comprises of those parts which helps in the elimination of the first production and then elimination of the urine from the body. ठीक है. So these are kidney, ureter, urinary bladder and finally urethra. ठीक. So with our first part of the human excretory system, long question में भी आता है, diagram में भी आता है kidney. ठीक है. So kidney is called the principal organ of excretion. क्यों principal organ of excretion कहा जाता है? क्योंकि ये waste blood की filtration करता है by means of nephron and then उससे urine की formation करके उसको release करवाता है first to renal pelvis, then to ureter and then urinary bladder and finally from the urethra. ठीक है. So we can say that the kidneys are the principal organ of excretion because they make and the urine and filter the blood. ठीक. So and आप ये कह सकते हो कि इसकी मॉर्फोलॉजी या डिस्टिंक्ट फीचर्स जो हैं वो कलर डार्क रेड होता है. बीन शेप्ड ऑर्गन है और वेट इसका 150 ग्राम है, जबकि अगर आप इसका साइज देखें तो लेंथ इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेट 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है. देन लोकेशन, so it is present on the dorsal side of abdominal cavity, क्योंकि किडनी हमारी बैक साइड पे प्रेजेंट होती है. so dorsal का मतलब आ गया आपके पास बैक और abdomen यानी पेट की बैक साइड पे प्रेजेंट होगा. so the abdominal cavity की बैक साइड और dorsal साइड पे प्रेजेंट है. below the diaphragm, क्योंकि diaphragm से ऊपर तो thorax होता है, so ये thorax से below प्रेजेंट होगा. and one on either side of the vertebral column, as they are two in number, so they are present one on each side of vertebral column. अब देखिए जो हमारे पास किडनी है उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो थोरेसिक वर्टेब्रा से लंबर 3 वर्टेब्रा तक है. ठीक. वर्टेब्रल कॉलम को हम डिफरेंट वर्टेब्रास में डिवाइड करते हैं. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, सर्वाइकल होते हैं, थोरेसिक हैं, लंबर हैं, सैक्रल हैं, कॉक्सीजियल हैं. ठीक है. उनमें जो T12 से L3 है उसके दरमियान जो आपके पास किडनी प्रेजेंट होगी दैट इज द लेफ्ट किडनी. और जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं अंडर एंड 11 एंड 12 रिब्स, इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, यानी जो कि बैक साइड पे प्रेजेंट होती हैं, वो डायफ्राम के साथ कनेक्टेड नहीं होती, सॉरी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं. सो दीज आर फ्लोटिंग रिब्स. और ये राइट साइड की जो किडनी है वो 11 एंड 12 रिब के अंदर प्रेजेंट होगी, जबकि लेफ्ट वाली T12 एंड L3 यानी लंबर 3 और थोरेसिक 12 के दरमियान में प्रेजेंट है. ठीक. आप ये कह सकते हैं कि इट इज 1.5 to 2 सेंटीमीटर हायर देन द राइट. ठीक है.
सो अगर आप देखें तो इन दोनों किडनीज की जो पोजीशन होती है वो आप ये कह सकते हो कि एसिमेट्रिकल होती है। ठीक, अब क्यों एसिमेट्रिकल पोजीशन है, तो आपने याद रखना है बेटा कि हमारी राइट साइड के ऊपर क्योंकि लिवर प्रेजेंट होता है, सो लिवर की लोब आ जाती है किडनी के ऊपर, इसलिए राइट किडनी थोड़ी स्लाइटर लोअर होगी देन द लेफ्ट किडनी। ठीक है, सो लेफ्ट किडनी इज हायर देन द राइट किडनी। ठीक है, अगर ये आपके पास लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है तो याद रखिएगा कि राइट के ऊपर लिवर की लोब प्रेजेंट होती है, उस लोब की वजह से ये बिलो हो जाता है और लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी ऊपर प्रेजेंट होगी क्योंकि लेफ्ट साइड पे लिवर नहीं होता। ठीक है, so blood supply 20% of the blood supply with each beat, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ईटा में भी पूछा गया है। ठीक है, और रेट ऑफ ब्लड फ्लो कितना है इसका कि पर मिनट हमारी किडनी को जो ब्लड मिलता है वो 1 to 2 लीटर होता है, यानी पर मिनट में इसकी कितनी फिल्ट्रेशन होती है। देन सुप्रारेनल ग्लैंड्स, सो अबव द किडनीज, अबव ऑन बोथ किडनीज वी हैव द एंडोक्राइनल ग्लैंड्स व्हिच आर कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, सो बेटा अगर आप एड्रिनल ग्लैंड्स देखें तो अगर आपके पास ये किडनी है तो दोनों किडनीज के ऊपर जो है वो यूं ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको सुप्रारीनल यानी अबव द किडनी प्रेजेंट है, इसलिए सुप्रारीनल है। और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये दो बल्कि डिफरेंट ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेफ्रॉन के फंक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे एक तो एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंड्रोजेंस हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन है। सो ये सब जो है वो ऑल टुगेदर किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे और इन हार्मोन्स को हम जाके डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में यानी चैप्टर नंबर 18 में। ठीक है, सिर्फ अभी ये याद रखिएगा कि अबव द किडनी वी हैव एड्रिनल ग्लैंड्स एंड secretion of the adrenal gland or the hormone produced by the adrenal gland are needed to maintain the function of the kidney. ठीक है, then we have the internal structure of the kidney. So internal structure of kidney में अगर आप देखें तो हमारे पास जो सबसे पहली आउट चीज कि किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कि उसकी लोकेशन हमारे एब्डोमिनल कैविटी में डॉर्सल साइड की एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल साइड पे है, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पे है, बिलो द डायफ्राम है, लेकिन एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होती है। तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि सिनोम का वो पार्ट जहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द पेरिटोनियम। ठीक है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम आता है, सो पेरिटोनियम के अंदर ये प्रेजेंट है, कवर्ड बाय द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और पेरिटोनियल फ्लूइड भी इसके गिर्द प्रेजेंट होता है। लेकिन जो किडनी है एक साइड की किडनी उसको कवर किया हुआ है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ने जिसको हम बोलते हो फिब्रस कैप्सूल, और ये फिब्रस कैप्सूल बना हुआ है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के साथ और इसमें फैट पैड्स होते हैं जो कि किडनी को किसी भी एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं दिस आउटर ब्लू वाला जो पोर्शन है दिस इज द फिब्रस कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है और ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं यानी किडनी को डैमेज होने से या एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। ये नहीं है कि उसको हर सूरत प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, देन बेटा हमारे पास जो सेकेंड बात आती है कि जो लेटरल सरफेस या आउटर सरफेस ऑफ किडनी होती है यानी बाएं वाली साइड होती है वो कन्वेक्स शेप में होती है और जो इनर साइड होगी ये आपके पास कनकेव शेप में होगी। सो लेटरल और आउटर सरफेस इज कन्वेक्स व्हाइल द इनर और द मीडियल सरफेस इज कनकेव। ठीक है, अब आपकी जो इनर सरफेस ऑफ किडनी है वो एक मीडियल डिप्रेशन बनाती है, इस डिप्रेशन को बोलते हैं साइनस। ठीक है, तो वो हॉलो चैम्बर जो कि मीडियल डिप्रेशन की वजह से बना है दैट इज कॉल्ड द साइनस। ठीक है, फिर साइनस में जो एंट्रेंस होती है यानी अगर ये साइनस है ये स्पेस है किडनी का तो इसमें जो एंट्रेंस होगी इसको आप बोलेंगे हाइलम और हाइलस। ठीक है, दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं। सो क्या होता है हाइलम या हाइलस, इट इज एंट्रेंस टू द साइनस एंड ये वो रीजन है जहां से रीनल नर्व और रीनल आर्टरी जो है वो इंटर होंगी और रीनल वेन और यूरिटर जो है वो यहाँ से एग्जिट करेगा या लीव करेगा। ठीक है, सो हाइलम इज अ पोर्शन व्हिच हेल्प्स इन द एंट्रेंस एंड द एग्जिट ऑफ द वेसल्स एंड द नर्व्स इन एंड आउट ऑफ द किडनी। ठीक, देन हमारे पास आता है रीनल कॉर्टेक्स। सो रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर डिस्टिंक्ट रीजन, यानी आप किडनी को अगर आप देखो तो आपको दो डिस्टिंक्ट रीजन इसमें मिलेंगे। ठीक है, आउटर रीजन जिसको आप कॉर्टेक्स बोलेंगे एंड इनर रीजन व्हिच इज कॉल्ड मेडुला। ठीक है,
सो बेटा अगर आप कॉर्टेक्स को देखें तो कॉर्टेक्स इज डिस्टिंक्ट रीजन और ये ज्यादातर ग्रेनुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रीनल कार्पसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अगर आप एक नेफ्रॉन को लें तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होगा कि वो इस तरह से होते हैं कि इसमें यूं ग्लोमेरुलस है, उसके गेट आपके पास बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट, देन लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। ठीक, सो ये जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है इसको कार्पसल कहा जाता है, यानी सेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, गोल है, इसलिए रीनल कार्पसल हो गया। और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कौन कौन सी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस इज द रीजन व्हिच इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या रीजन आ गया कॉर्टेक्स के अंदर? याद रखिएगा ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है और कार्पस्कुलर रीजन ये आपको मिलेगा इस कॉर्टेक्स के अंदर, यानी आप इसको यूं कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी नेफ्रॉन्स होंगे वो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो रीनल कॉर्टेक्स आफ्टर डिस्टिंक्ट रीजन व्हिच कंटेन द रीनल कॉर्पसल्स एंड द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। Then we have renal medulla and renal medulla is the inner distinct region, यानी distinct का मतलब होता है जो differentiate हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये inner distinct region है और किसमें present होते हैं? pyramids। ठीक है, अब pyramids क्या चीज है बेटा? So these are these cone shaped structures which are variable in number as in human 8 to 18 in humans, डिपेंड करता है डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन में 8 to 18 है और इनमें क्या चीज प्रेजेंट है? सो इट कंटेन्स द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सो ये जो आपको नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट नजर आ रही है ये आपके पास प्रेजेंट होगी रीनल पिरामिड्स के अंदर, यानी इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर, एंड दीज कोन शेप स्ट्रक्चर्स आर द पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन द रीनल मेडुला। ठीक, देन हमारे पास आता है रीनल पेपिलाई। अब आपने एक चीज गौर से देखनी है कि ये जो पिरामिड है इसकी अगर आप ये वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देखें इस तरह से, तो ये वाले जितने भी पॉइंटेड टिप्स हैं इसके, इन सबको आप नाम देंगे पेपिलाई का। ठीक है, सो पिरामिड्स का जो एक्चुअली कोन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कलेक्टिंग डक्ट्स की वजह से बना हुआ है और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं इनको आप क्या बोलेंगे यहाँ? पेपिलाई। ठीक है, देन पेपिलाई जाके ओपन होता है एक स्मॉलर स्ट्रक्चर में जिसको आप बोलते हैं, यानी ये डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये आपके ओपन हुई हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको आप बोलेंगे माइनर कैलाइसिस। ठीक, और फिर इसी तरह बहुत सारी जगह की जो माइनर कैलाइसिस होंगी वो ओपन होंगी, इस तरह यहाँ से एक होगी, इसी तरह दूसरे नेफ्रॉन से, तो ये आप दूसरे पेपिलाई से, तो ये आपके पास बन जाएगा मेजर कैलाइसिस। ठीक है, सो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर नेफ्रॉन के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है तो वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और कलेक्टिंग डक्ट की एक्युमुलेशन को आप बोल रहे हैं पेपिलाई। ठीक है, देन पेपिलाई से यानी कलेक्टिंग डक्ट से इट गोज इनटू द माइनर कैलाइसिस एंड फ्रॉम द माइनर कैलाइसिस इट गोज इनटू द मेजर कैलाइसिस। ठीक है, और मेजर कैलाइसिस जाके ओपन होगा हमारे नेक्स्ट रीजन के अंदर जिसको हम बोलेंगे पेल्विस। ठीक है, सो बेटा ये हो गए पेपिलाई, ये जितनी भी ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स, दीज आर द पॉइंटेड टिप्स ऑफ द pyramids and these are pointed toward the medulla, so these are called the papillae which open into the this red highlighted area that is called the minor calyces. Minor calyces of many pyramids together make the major calyces and major calyces will open into a hollow chamber that is called the pelvis. ठीक है, so pelvis is the enlarged chamber which contain the opening of many major calyces. So हम ये कह सकते हैं कि मेजर पेपिलाई से माइनर कैलाइसिस, माइनर से मेजर, मेजर से पेल्विस में आएगा, पेल्विस से यूरिटर में और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फाइनली जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या क्या चीजें आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ी? इट इज कवर्ड बाय अ fibrous capsule, then its outer distinct region is convex in shape and the inner is concave in shape. Inside the kidney we have two distinct regions, outer cortex and the inner medulla. Outer cortex contain the glomerulus, Bowman capsule, proximal convoluted tubule and distal
convoluted tubules, while the medulla contain the pyramids and the pyramids contain the collecting ducts. ठीक है, so in pyramids we have papillae. Papillae will open into the minor calyces, and minor calyces will open into major calyces, and finally into pelvis, which is a hollow chamber. And from the pelvis, ureter will take the urine towards the urinary bladder, and the ureter is coming out from the kidney from the hilum or the hilus, which is the entrance to the sinus of kidney. ठीक है, so that was the internal structure. Now we have to discuss the role of kidney. So beta, first role of the kidney is the removal of the waste. ये सब बात कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन की. सो ब्लड जब ग्लोमेरुलस में आता है तो ग्लोमेरुलस में उसकी फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड तो फिल्टर हो जाता है, जो फिल्ट्रेट होता है विद द वेस्ट वो आपके पास नेफ्रॉन में आ जाएगा, अलॉन्ग विद दैट उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती रहेगी, और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू मतलब पेपिलाए के थ्रू माइनर कैलाइसिस, मेजर एंड पेल्विस एंड देन यूरेटर में रिमूव हो जाएगा. ठीक है, Then it maintains the pH of the body fluid. So आपने याद रखना है कि pH जो होती है बॉडी फ्लूइड की वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन से मेंटेन होती है. किस किस चीज से? हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है, और ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन का जो पंप होता है, जैसे आपने हैम्बर्गर्स फिनोमेना में भी पढ़ा था कि कार्बोनिक एसिड बनता है जिसकी वजह से, या हाइड्रोजन आयन बनता है जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आता है और यूं बॉडी का फ्लूइड जो है वो मेंटेन हो जाता है. देन किडनी में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस होती हैं, एक कैल्सिट्रोल और दूसरा एरिथ्रोपायोटिन. ठीक है, सो कैल्सिट्रोल का रोल ये है कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, एंड अलॉन्ग विद दैट विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन भी होती है. ठीक, और फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल, क्योंकि किडनी को ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है तो ये ना सिर्फ वाटर लेवल का रेगुलेशन करता है बल्कि अलॉन्ग विद दैट ये साल्ट्स यानी स्पेशली सोडियम का भी लेवल मेंटेन रखेगा, और इस तरह ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है. ठीक है, याद रखिएगा वाटर एंड सोडियम ये दोनों मेंटेन होते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी रोल ऑफ किडनी की वजह से, और ये दोनों का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है. ठीक, देन बेटा एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन है. एरिथ्रोपायोटिन हाइपोक्सिया की कंडीशन में, यानी जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो उसका प्रोड्यूस होता है, और इसका काम ये होता है कि ये बोन मैरो पे जाके एक्ट करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो मजीद आरबीसीज को प्रोड्यूस करे, और जितने आरबीसीज प्रोड्यूस होंगे उतना उनके अंदर जो है वो एचबी की अमाउंट ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है वो मेंटेन हो सकती है. ठीक, सो आपने ये याद रखना है कि जिन लोगों का किडनी फेल हो जाता है तो उनकी अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी भी होती है, यानी उनको एनीमिया हो जाता है. तो उसका रीज़न ये है कि उसमें एरिथ्रोपायोटिन यूजुअली प्रोड्यूस नहीं हो सकता जो कि आरबीसीज की फॉर्मेशन करे, एंड हेंस रिजल्ट्स इन दी एनीमिया. ठीक, सो दैट वाज अबाउट द excretory system and the first part of the excretory system, that is kidney. ठीक, rest of the part we will discuss in next lecture. So बेटा इसकी डायग्राम को नीटली ड्रॉ करिएगा, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछिएगा. ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना.